धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्रीराम ढोले सर। और सर का टॉपिक है अस्थमा के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में सर हम लोगों को ब्रीफ करेंगे। और इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दैट इज MUHS नासिक के एक्स डीन रह चुके हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज महाराष्ट्र में प्रिंसिपल है। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन चैरिटेबल मेडिकल एड एंड सोशल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं सर। और इसके साथ साथ सर मधुसूदन चैरिटेबल होम्योपैथिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जो कि अमरावती में है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है। और अ, सर की क्लिनिक में डिफरेंट डिसीजेस के पेशेंट्स आते रहते हैं, जो कि सर का काफी स्पेशल जो है वो ENT, स्किन, CVS, कैंसर और साइकियाट्रिक फील्ड के पेशेंट्स हैं। और मैं सर का स्वागत करती हूँ आज हिंदी टीम पे। और सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना आज का टॉपिक वो शुरू करें। अभी आ रही है। हाँ आवाज आ जी। रही है, बोलिए। Okay. Thank you very much for giving this opportunity and the fine introduction she has given to me. Friends, at the outset, this is the standard treatment guideline. This particularly given the हिंदी domain में of बोलिए डॉक्टर भोले, हिंदी में बोलिए। हाँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ। ये हाँ, सारी एफर्ट जो की है, ये सारी एफर्ट ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के लिए, क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, फिर उसके साथ में प्रिंसिपल केंट फिलोसॉफी एंड मटेरिया मेडिका एंड उसमें से केंट सिम्टोमेटोलॉजी, and the attempt has been made to keep the asthmatic standard guideline for under the domain of these things. Now दिस इज इम्पोर्टेंट, द मिसिंग लिंक, ये इसमें से जो मिसिंग लिंक है वो हमने यहाँ पर कोशिश की है। और कोशिश करते समय यहाँ पर देखा गया है कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस क्या होता है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और जॉइंट एनालिसिस किया, वो हम देखेंगे अभी। क्लिनिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट कैसे होना है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के लिए, वो हम देखेंगे। ट्रीटमेंट फॉलोअप कैसे होना है, टाइप्स ऑफ जो बीमारियां है वो हम देखेंगे कि क्या क्या होने वाली है, कैसे मैनेज करना, मैनेजमेंट कैसे करना, ट्रीटमेंट कैसे करना, फिर प्रोटोकॉल क्या देना, प्रोसीजर क्या फॉलोअप करना, ICU में क्या इंस्ट्रक्शन देना, ये सारी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग्स। तो पहले हमें देखा जाता है कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिसीज में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स दी है। हमें देखना है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में सिम्टम्स जो हमारे को दिए गए हैं उसमें से क्लिनिकल फीचरशिप लेने का है, या फिर सिम्टम जो यहाँ पर पर्टेन टू पेशेंट है, पर्टेन टू डिसीज है, पर्टेन टू अल्टीमेट डिसीज है। उसके साथ में हमें क्लास ऑफ सिम्टम्स क्या है, कैरेक्टर ऑफ सिम्टम्स क्या है, नेचर ऑफ सिम्टम्स क्या है, कॉज ऑफ सिम्टम्स क्या है, फंडामेंटल कॉज ऑफ सिम्टम्स क्या है, और वाइटल फोर्स में बॉडीली रिएक्शन क्या है, ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो राइट साइड में आप देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर एसेंशियल CFE, ये सिर्फ 20 आते हैं जो हमें हचिसन से बताया गया है, जो हमें गोलावाला से बताया गया है। और ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर 20 सिम्टम्स, 20 सिम्टम्स लक्षणों के बारे में हमने देखा है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती। वो कैसे मैनिफेस्ट होती है हम देखेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कि क्लिनिकल फीचर एक प्रिफरेंशियल क्या है, वो हम देखेंगे। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे, वो चाहे मैथमेटिक हो चाहे क्लिनिकल हो। फिर उसके साथ में साइंस एंड सिम्टम्स हम कौन से वहां देखे जाएंगे वो देखेंगे। एग्जामिनेशन में कौन से एग्जामिनेशन करना है, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है, लाइफ टाइम एज रिलेटेड डिसीज कौन से होते हैं और उसका सीक्वेंस यहाँ पर क्या करना है, उसके लॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या करने के, ये देखेंगे। और रिलेटेड इलनेस जो हमने देखा है उसके साथ साथ में बचपन से लेकर अभी तक के जो बीमारियां होती है, चाहे वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज हो, चाहे एज रिलेटेड हो, चाहे फॉल्स क्रॉनिक डिसीज हो, चाहे ट्रू क्रॉनिक डिसीज हो, चाहे इनअप्रोप्रिएट क्रॉनिक डिसीज हो, वो हम देखेंगे। फिर बचपन में हमें वैक्सीनेशन जो दिया होता है उसमें फैक्ट एंड फिक्शंस क्या रहते हैं, वो कैसे करता है, ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज।
हेरिंग मोमेंट लॉ देखेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि हम आइडेंटिफिकेशन जॉइंट और मैंने बताया वो सब आप देखेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस 11 नंबर पे दिया है, लाइफ टाइम में कैसा होता है। WHO ने यहाँ पर हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट और फूड, ये प्रोबेबली इसमें डिजाइन अवर्शन का क्या मतलब होता है, उसकी बॉडीली रिएक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। फ्रेंड्स, चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे अगर हम बोलने जाए तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन से लेके 50 साल, 60 साल तक के या 80 साल तक के हमारे को कितनी बीमारियां होती है। अभी मैं बता रहा हूं वहां पर कि जैसे कॉमन कोल्ड होता है, रिकरेंट कॉमन कोल्ड होता है, कोरेजा होता है, कटार होता है, फिर उसके बाद में यहाँ राइनरिया होता है, राइनाइटिस होता है, नेजल सेप्टम डेविएशन होता है, और नेजल पॉलिप्स होता है, साइनस हेडेक होता है, उसके साथ में फीवर अकम्पेन होता है, फिर उसके साथ में ट्रकियो ब्रोंकाइटिस होता है, ट्रकाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस होता है, फिर उसके साथ में ब्रोंकाइटिस होता है, फिर इपिसोडिक ब्रोंकाइटिस होता है, इपिसोडिक ब्रोंकाइटिस के साथ में निमोनाइटिस होता है, निमोनाइटिस के साथ में निमोथोरेक्स होता है, निमोथोरेक्स के बाद में अगर हम देखा जाए तो ट्यूबरकुलर होता है, ट्यूबरकुलर के बाद में इन्फेक्टिव फोकस होता है, उसके बाद में उसके साथ साथ में हमें फाइब्रोसिस लंग्स होता है और कैंसर लंग्स होता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द चेस्ट रेस्पिरेटरी डिसीजेस फ्रॉम लाइफ टाइम टू द एज फैक्टर। सिर्फ इतनी बीमारियां हमारे साथ में है क्या अस्थमा के साथ में? तो नहीं, इसके साथ में बचपन में देखा जाए तो इरप्टेटिव फीवर आते हैं, जिसमें मीजल, गोवर की चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह निकलते हैं। ये हमें देखना है कि उसका रिलेशन एंड रिलेवेंस क्या होता है। दूसरी चीज हमारे को एनवायरमेंटल इलनेस के साथ में हो जाती है, उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर सर दर्द होना है, चाहे वो धूप में जाने का है, सीजनल एनवायरमेंटल इलनेसेस होने हैं, नजला जुकाम होना है, खांसी होनी है, खुजली आनी है, रिंगवर्म्स होने हैं, उसके साथ में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होना है, ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के साथ में हमें कॉन्स्टिपेशन होना है, पाइल्स होना है। ये सारी जो चीजें अदर देन दी चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये कौन से डायथेसिस में बैठती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डायथेसिस आर कमिंग डाउन, दैट वी गोइंग टू सी। ये सारी डिसीजेस देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी डिसीजेस हम देखते देखते हैं हमें पता चलता है फॉर्मूला 41। ये कहा दे रहा है बच्चा? हाँ, फॉर्मूला 4 to 1। इसमें हेरिडिटी ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं हरे कलर में जो आदमी है उसको चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज अस्थमा का, ही इज बॉर्न, उसकी पैदाइश उसके माँ बाप से हो गई है, और उनकी माँ की और पैदाइश उनके माँ बाप से हो गई है, पिताजी की माँ बाप की इसी पिताजी से, पिता के पिताजी से हो गई है। So these 4 are the third generation, 2 are the second generation, and 1 is the first generation. The man's is made up of gene, general evaluation of natural energy. Number 2, cells are created, tissues are created. Number of tissue created a body, physical organ. Number of physical organ create the body and system. Various systems like circulatory system, respiratory system, dermatology, skin system, the orthopedic system, ENT, and comparing entire systems, the man is constituted biologically. So that is called a body. वो बॉडी में क्या क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं? ग्रोथ, हार्मोन एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ये कैसा होता है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो हमें पता चलेगा वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्यूर। ये 4 जनरेशन के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेरिडिटी ट्रांसमिशन कैसे होता है। जब जो भी पेशेंट है अस्थमा का, वो माँ के पेट में जब रहता है, तब यहाँ पर बहुत सारी एनवायरमेंट को बाहर निकालने के लिए और एनवायरमेंट की एसिमिलेशन और अकोमोडेशन होने के लिए उसको मैच्योर किया जाता है। बट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलएससीएस, सीजरिंग सेक्शन के लिए वो प्रीमैच्योरली बाहर निकाला जाता है। एंड यू शुड नॉट फॉरगेट कि बाहर के एनवायरमेंट में आने के लिए इमैच्योर, अपरिपक्व गर्भ बाहर निकाला जाता है। उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसको हम कैसे क्लासिफिकेशन में बिठाएंगे, उसको इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस कैसे करेंगे, हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ,
These are the things which have been given the original development and progress. मैंने अभी तक के जो बात की है वो सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि हमें कितने सिम्टम्स मिलते हैं। जो पहले स्लाइड में मैंने बताया कि क्लिनिकल फीचर एसेंशियल क्या है, क्लिनिकल फीचर प्रिफरेंशियल क्या है, मैथमेटिक डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। दिस ऑल डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द सिम्टम्स आर रिप्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, सिम्टम्स ऑफ अल्टीमेट ऑफ डिसीज। अगर जनरल पर्टिकुलर कॉमन लेते हैं केंट के हिसाब से तो वहां हमें पता चलता है फर्स्ट ग्रेड जनरल कौन से जो पर्टेन टू द पेशेंट है, सेकंड ग्रेड पेशेंट के सिम्टम्स क्या है अस्थमा में जो पर्टेन टू डिसीज है, थर्ड ग्रेड सिम्टम्स विच आर पर्टेन टू अल्टीमेट ऑफ द डिसीज क्या है, ये हमें देखना चाहिए। और फिर उसके साथ में अगर हम ये देखेंगे कि सारी टोटलिटी सिर्फ 20 सिम्टम्स की नहीं होती जो हम आगे देखने वाले हैं, तो दिस कम्स अराउंड 150 सिम्टम्स and then evaluation come हो जाएगा। evaluation and analysis what Hahnemann has given to his best of consciousness that is needed to be a part of treatment of the standard treatment guideline. We're going to see this thing. यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट का एक पार्ट मैं बता चुका हूँ कि जब बच्चा पेट के बाहर आता है तब से लेके तो अस्थमा एस्टेब्लिश होने तक के नंबर ऑफ मल्टीपल डिसीज, एज रिलेटेड इलनेसेस मैंने आपको समझाया। इसके साथ साथ में हमने देखा कि बचपन में एज रिलेटेड इलनेस कौन सी होती है, इरप्टेटिव फीवर कौन से होते हैं, फिर एनवायरमेंटल इलनेसेस कौन से होते हैं, ये हम देखने वाले हैं करके। मैंने सिर्फ चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिसीज के साथ में ये क्लब किया है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बताएंगे। ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए हमें देखा जाता है मैथमेटिक डायग्नोसिस के लिए क्या होता है। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल अक्यूट डिसीजेस, अक्यूट फेस में कौन सी बीमारियां आ रही बचपन से लेकर, तो हमने देखा कि इट बिकम कॉमन कोल्ड, रिकरेंट कॉमन कोल्ड ये आ रहा है। तो रिकरेंसी इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, is a matter of treatment. Every now and then the treatment of the common cold has been given. Every now and then the bronchitis treatment, cough and coryza has been given. But the recurrences has never been considered, which has been given in the principle of chronic disease. Principle of chronic disease में अगर हम देखेंगे तो acute symptoms are come suddenly, go suddenly. ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो जल्दी आते हैं चले जाते हैं, उसको कोई कारण नहीं रहता, फिर वो टाइम पीरियड मॉडरेशन लेता है, फिर उसके साथ में वो vital force is often restored by and through their own autonomy, they do not require treatment। ये सारे सोरिक मैनिफेस्टेशन है। और वो भी हम देखेंगे सोरा के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, साइकोटिक के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन कैसे चेंज हो रहे हैं, सिफिलिटिक के कैसे हो रहे हैं, ये देखेंगे। इसलिए मैथमेटिक डायग्नोसिस में वो पेशेंट बार बार बताता है कि मेरे को अस्थमा के अटैक आते हैं। एनवायरमेंटल इलनेस, चेंज ऑफ वेदर, modality of winter season, modality of rainy season, getting fit, getting head wet, then change of environment suddenly from air condition to this gives this rhinorrhea, frequent sneezing, breathlessness, suffocation, and this kind of the symptoms have been accompanied not only for as a clinical feature but as a symptoms of माइजाम। वो हम देखेंगे तो डायग्नोसिस कर सकेंगे हम कि भाई ये माइजाम कैसा होता है। फिर अगर हमने देखा जाए तो चाइल्डहुड इलनेस बचपन से पैदा होने से लेके 11 साल तक के कौन से आते हैं वो मैं बता चुका हूँ। मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, एज रिलेटेड डिसीज है, फिर लेट लर्निंग है, माइलस्टोन डिलेड है, उसमें उसको वो वहां से बेड पर से उतर के नीचे चले जाता है, फिर नीचे पोजीशन में सोता है। ये सारे रेपर्टरी और मैथमेटिका में दिया, अलेंस की नोट में भी दिया है। फिर एडोलेसेंट में 11 साल की उम्र से सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक्यूट डिस्मेनोरिया होता है, उसमें पेट दर्द होता है, पेट इज बेंडिंग relieved by bending forward. And how come this particularly is associated with the hormonal illness, endocrinial diseases, hypoplastic uterus हो, चाहे यूट्राइन फाइब्रॉइड होना हो, चाहे ये सारी सिम्टम्स, प्रोलैप्स यूटेरस हो, मेनोरेजिया हो, ये सारे कैरेक्टर उसमें बताते हैं। बिकॉज द होल फीमेल इज अ जनरल, द एंटायर illnesses, entire health is depend on the hormones of a female. Therefore, these two factors should be taken into consideration for purpose of analysis of the mathematic diagnosis in between the age-related diseases of 11 years to 25 years. तीसरा हम देखते हैं कि 25 साल से 50 साल तक के
डिलीवरी हो गई है, number of seizures has been done because first seizure was done, all sonographical result was normal, but at the time of delivery there is some things have been come out and the seizure is planned. Under these circumstances, the child which is prematurely come out of the womb is develop a sensitivity, which Hahnemann has given solar and thermal modalities. Then related with the milestone development delayed hydrocephalus. During the pregnancy, the mother has been given the multivitamin and then calcium and proteins and these things. They are creating some kind of the osteodeformus, and this will be reflected in this thing. The mother or the asthmatic patient during the age of 25 to 55, we observe that the mathematic diagnosis, the patient is highly irritable, the patient is sensitive to the cold, the patient is hatred, cross irritability is not easily accepted, then commanding attitude of a female or male, commanding, then depression, nobody has taken care place. This kind of the symptoms are the all mathematic diagnosis we see, whether it's primary, secondary, tertiary. The beginning I so told you that the tissue, genes, tissue, cell, multiple system के बाद में biological head, body and biological head के बाद में हमें पता चल जाता है कि metaphysics है जो brain से चलता है. So metaphysical body and body reflected this kind of attitude in between the 20 to 25 years, 25 to 50 years. So that has been considered in tune of not only clinical feature, but in the tune of what Hahnemann has given, the dissimilar disease condition which we see on the page. The slide which has been expressed, they are stronger disease when established, weaker disease is established in the body, the stronger disease suspended the animation and manifested its own. So suspended animation has been given by the Hahnemann, that we are going to see. Many internal disease, if it is stronger, maybe from hereditary transmissions. If my father was having eruptions, maybe psoriatic, maybe dermatitis, maybe ring times, I'm not going to highlight all the number of the diseases, but if these diseases come, and my forefather was a lunatic, under these circumstances, we observed Hering moment law, and vital force in operation, that major disease has come down to elimination to the skin, and skin has again suspended, and the child, the third generation has developed into the form of these respiratory diseases. So second thing is this, when lunaticity has come down, even in the asthmatic patient, the irritability, cross irritation, hypomanic, depressive psychosis, the symptoms of this particular kind of symptoms has been developed, for which we need not to send it to the psychiatrist. The solar thermal modality, autoimmune diseases has developed. So far as the examples of the non-infectious diseases, which are diabetic, which are obesity, which are rheumatology, which are this hypertensive, these are the outcome of the internal disharmony of the body. They should be contacted with the evaluation, second grade of symptoms pertain to the disease, second grade symptoms to the patient. The common symptoms are second grade to the ultimate of the disease. And therefore, it is necessity to observe the picture and manifesto and this particular environment of the disease that the man is exhibiting, which has been explained in the Hering moment law, and we're going to see that. The third slide, you see that 2 persons are set up in the body, and one is asthma, and the second thing is lunatic symptoms, or you can say mental symptoms. So they set up, and then you find it out that acute palliative treatment should be given, promotive treatment should be given, prospective treatment should be given, palliative, curative treatment should be given, rehabilitative treatment. This manifesto of 2 diseases set up in the body and manifested, they need not to send us specialized treatment. The human being is the one, it is needless to say, and everyone is known. The third, you will see that the effect of the vaccination. In the childhood, it has become a fashion. Nowadays, we in India have more than 10 vaccinations which has been infused. And
in America, it is more than 72 or maybe over the 100 years, 100 vaccines. Now, what are the effects? The first slide, you see that the vital force in health, disease, and cure. The round one you see. The second slide, you see that the vital forces, sensation, function, and self-preservation. How this health is represented in asthmatic patient. How did this disease is manifested in the asthmatic patient? It is simply not a clinical feature, but it is the principle of chronic disease. The alteration, the intermittency, the one-sidedness, the mental disease. Now, this particular, I'm not talking about the surgical because fibrosis of lungs and bronchoscopy has been done and lungs cannot be removed, but lungs collapse. And under these circumstances, symptoms of the health, symptoms of the disease, and symptoms of the cure is of functions and phenomena what has been given in aphorism number 7 by the organ of medicine. And second slide we see that vital force expression. वो सेंसेशन एस्टैब्लिश करता है, वो यहाँ पर फंक्शन एस्टैब्लिश करता है, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन एस्टैब्लिश करता है. सो द सिम्टम्स ये जो हमारे पास में है, कफ, कफ ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है. कफ इज एन एलिमिनेटिव प्रोसेस. वाइटल एनर्जी है कि वाइटल ऑपरेशन है, वाइटल फंक्शन है कि वाइटल प्रिंसिपल है, वाइटल स्पिरिट लाइक प्रोसेस है कि क्या है, ये हम देखेंगे. तीसरे स्लाइड में बताया है कि वैक्सीनेशन देने के बाद में यहाँ पर बिफोर वैक्सीनेशन जो आदमी है वो देख रहा है बच्चा कि एनी एनवायरमेंट द पैथोलॉजिस्ट सिंपली नोज नॉट मोर देन 50 to 80 viruses, bacteria and other things. But we find it out that the body is in a system which works very intelligently, and under this intelligence it decides to what particular foreign body has been infused and what kind of the antibodies, probiotic, prebiotic, and antibiotic need to be created in the body itself. Whether it is vaccination is done for the tetanus, whether it vaccination is done for BCG, whether it is vaccination is done for the MMR, and this number goes to 10. The fourth slide we see after vaccination, what happened? If you see this, after 4, the entire body does not react to the, you see, all bodies, small और what you call जो सूक्ष्म जीव जंतु शरीर पे काम करते हैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर में से हम पैक है और अभी हम चाहे सुकड़ते बन रहे हैं, टेंडेंसी हमारी देख रहे, कॉन्स्टिट्यूशन हम वीक हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी देख रहे सेंसिटिविटी को कोल्ड हो रहे हैं, सेंसिटिविटी देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम यहाँ पर ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, अस्थमा थोड़ी सी चलो तो आ जाती है, स्टेप पायरे चढ़ो तो आ जाती. ये सारी चीजें जो है ये एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एंटीबायोटिक नहीं कर सकती, एंटीस्पैज्मेटिक नहीं कर सकती, ब्रोंकोडायलेटर नहीं कर सकती. ये मोडालिटी करती है हमारी हर इसी सिम्टम्स के चलने के बाद में. एंड इट इज नॉट एवरी पेशेंट मैनिफेस्टेड द सेम मोडालिटी. एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट अपना एक क्लिनिकल फीचर साथ तरीका दे सकता है जो डेविड सर ने बताया, लेकिन हर एक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी में मोडालिटी चेंज होती है. इसलिए हमें वो देखना चाहिए जो ऑर्गेनल में बताया और वो मोडालिटी के हिसाब से कैंट रेपर्टरी में सिम्टम बताए. जैसे अभी हमने वैक्सीनेशन के बाद में बताया 1410 पेजेस कैंट रेपर्टरी में, पेज नंबर 1410 में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वैक्सीनेशन आफ्टर. और देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन विच हैज बीन गिवन, बहुत सारी दवाएं दी है. वो दवाएं हमें अलग अलग आदमी की चालना, अलग अलग मोडालिटी बताती है. इसलिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो दवा बताई गई है आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, वो हमें कौन सी दवा में बैठता है, वो क्लिनिकल नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन है, वो एग्जीबिशन है, वो वाइटल फोर्स इन क्यूअर है, वो वाइटल फोर्स इन ऑपरेशन है, वो वाइटल फोर्स इन है. और मैंने आपको बताया कि ये बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ये खुद डिसाइड करती है. एंड इट इज ये सारी जो हमारे को भगवान ने दी, इट इज द ब्यूटी दैट द बॉडी हैज बीन गिवन एंड देयर रिएक्शन हैज बीन गिवन करके हमने बताया. बॉडी
वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिसीज एंड वाइटल फोर्स क्योर। ये हमें अस्थमा में कौन से सिम्टम्स बताते हैं हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सी these are what are we going to assign, हम क्या क्या देखना चाहेंगे ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में। एक ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, जो अभी मैंने बात किया कि नंबर ऑफ इलनेसेस में सिर्फ चेस्ट और रेस्पिरेटरी नहीं आते हैं। टोटलिटी इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ टाइम इलनेसेस, वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, चाहे इंटरमिटेंट हो चाहे वन साइडेड हो, चाहे अल्टरनेटिंग हो चाहे मेंटल हो। सिर्फ इतना नहीं तो ये मेडिसिन जो हमारे पास में है वो इंटरमिटेंट के लिए अलग है। सिम्टम्स में रिमेन सेम, लक्षण बीमारियों के सारे सरीके रहेंगे, लेकिन मोडालिटी चेंज होगी और वो मोडालिटी में इंटरमिटेंसी है। तो हमें क्लिनिकल फीचर ठीक करना है या इंटरमिटेंसी ब्रेक करना है, इसलिए मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेस कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इंटरमिटेंसी ब्रेक करना है और हमें केंट साहब ने, हनीमन साहब ने बताया है कि टाइप्स ऑफ ड्रग्स ट्रीटमेंट कौन से देंगे हम। तो यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देंगे, डीप एक्टिंग ड्रग देंगे, इंटरमिटेंट ड्रग देंगे, पैलिएटिव ड्रग देंगे, फिर उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले सिम्टम्स में ये पार्ट आता है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन में। उसमें दूसरा सिम्टम्स है, अब हम आगे देखेंगे कि उसमें अलेन्स की नोट ने क्या बताया है, एग्जॉस्टिंग आफ्टर द इनक्यूरेबल डिसीज, ये सिम्टम दिया है। अब इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता ये भी चलता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसमें हमें बताया गया डिस्पोजिशन है, इंडिस्पोजिशन है, प्री डिस्पोजिशन है, फिर उसके साथ में प्री डिस्पोजिशन का साथ में सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, इडियोसिंक्रेसी है और उसके साथ में एलर्जी है। तो एलर्जी के लिए दवा दे रहे हैं एंटी एलर्जेंट, लेकिन ये बाकी की चीजों के लिए नहीं है, वो सिम्टम्स है, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ माइजाम। हमें देखना है कि डिस्पोज कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा काम कर रहा है थक जाता है, सांस भर के आती है, थोड़ा सा काम सो लिए तो यहाँ पर उसकी ताकत आ जाती है। तो सोरा इज एग्रेवेटेड बाय लीस्ट एक्सर्शन, सोरा इज एग्रेवेटेड बाय एमुलेटेड बाय लाइंग डाउन, सोरा इज एग्रेवेटेड बाय ऑल एनवायरनमेंट एंड ऑल द थिंग। ये सारी चीजें हम देखना चाहिए तो हमें पता चलेगा। और इसके साथ में हमें पता चलता है कि ये सारी चीजों में ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, ये आर्सेनिक और अलेंस की नोट के पेज नंबर 57 में बताया गया है। पर्सन हु हैज नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग इफेक्ट ऑफ सम प्रीवियस इलनेस। अब सम प्रीवियस इलनेस में मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया है कि वैक्सीनेशन की इफेक्ट क्या है। वैक्सीनेशन के शरीर को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उसको रिएक्ट करें एंड वो काम करे। क्रॉनिक डिसीज विद द एब्डोमिनल प्लैथोरा, कंजेशन, टोटल सर्कुलेशन डेवलप सप्रेस इरप्शन। और ये सप्रेस इरप्शन होने के बाद में जो टेंडेंसी उसकी नहीं है उसमें वो आ रहा है स्ट्रोफुलस हो, लिकोप्लेग्मेटिक हो, ट्यूबरकुलर हो और उसके मैनिफेस्टेशन कर रहा है वो यहाँ पर रिकरेंसेस, कॉमन कोल्ड, कोर्राइजा, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए। फिर एक लक्षण हमें मिलता है मैकेनिज्म ऑफ कफ, वाइटल फोर्स इन डिसीज कैसा है, तो उसमें कफ है। कफ क्यों है? कफ इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हम वाइटल ऑपरेशन देखा जाए तो नींद आना मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे को भूख लगना फंडामेंटल राइट है, मेरे को हर चीज की डिजायर होना फंडामेंटल राइट है, मेरे को अवर्सन होना फंडामेंटल राइट है, मेरे को यहाँ पर ये सोलर थर्मल मोडालिटी में तकलीफ होती है वो मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरे को कफ, एक्सपेक्टोरेशन, पर्स्पिरेशन, स्वेट मैकेनिज्म, फिर उसके साथ में वॉमिटिंग, menses or bowels, urine are all the vital operations of the body which maintain the harmony। और ये हम देखेंगे नहीं तो ये कोई बीमारी में नहीं पता चलता, ये हमें दवाओं में पता चलता और ये हमें पता चलता कि बीमारी के साथ में हमें माइजोमेटिक डायग्नोसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो क्लिनिकल फीचर नहीं है लेकिन सब क्लिनिकल है। वाइटल फंक्शन आर ऑफन रिस्टोर्ड टू बाय कंप्लीट हार्मोनी बाय एंड थ्रू देयर ओन पावर। ये सारी चीजें होने के बाद में दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि नेचर ऑफ एक्यूट डिसीज, ये
अगर अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसीज है तो यहाँ हमें पता चलता है कि ऑनसेट या सडनली कम, सडनली गोज, टाइम पीरियड मॉडरेशन, द वाइटल फंक्शंस आर ऑफन रिस्टोर्ड बाय एंड थ्रू देयर ओन इकोनॉमी, दे डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो 7 साल की 7 दिन की बीमारी है तो एक्यूट है तो ये सोरा मैनिफेस्ट करता है। क्रॉनिक अगर है तो क्रॉनिक डिसीज आर दोज विच आर प्रोड्यूस और मैनिफेस्टेड बाय द इनविजिबल डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, ये सोरिक सिम्टम्स है। तो वो साइकोटिक पे प्राइमरी के सेकेंडरी में कैसे जाएगा ये हम देखेंगे। अब तीसरा सवाल ऐसा है कि क्रॉनिक डिसीज विच आर ग्रेजुअली डेवलप, they do not cure, they manifested n number of the diseases and they required a treatment। ट्रीटमेंट में दवा कौन सी चाहिए? दवा क्लिनिकल नहीं चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, इसमें इसके साथ में ब्रोंकोडायलेटर नहीं चाहिए, उसके साथ में क्लिनिकल फीचर 20 है और 80 फीचर्स उसके इंडिविजुअल पेशेंट के हैं, उसके साथ में ये हमें देखना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है कि डिस्पोज कैसे होता है। अस्थमा के क्लिनिकल फीचर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के फीचर कॉमन है लेकिन डिस्पोजिशन अलग है। किसी को दही खा रहे हो तो तकलीफ हो रही है, किसी को चल रहे तो तकलीफ हो रही है, किसी को यहाँ पर ठंडकाले में गए तो चक्कर तकलीफ हो रही है, किसी को ठंडी हवा लगने से तकलीफ हो रही है। ये सिम्टम्स इज अ मिसिंग लिंक, ये मिसिंग लिंक है, ये हमें ढूंढना चाहिए। ये ऐसे मिलते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बहुत सारे दवा में सरी के लक्षण है, ये सरी के लक्षण नहीं है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट एंड हाईलाइट अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल फॉर दिस कॉज ऑकेजनली, अब कॉज ऑकेजनली दही खाने से ठंडी हवा लगने से है, लेकिन फंडामेंटल कॉज क्या है? तो फंडामेंटल कॉज ये है कि सोरा इज सेंसिटिव टू द कोल्ड। सोरा सेंसिटिव कोल्ड होने के लिए थर्मल सोलर मोडालिटी है। यहां पर हमारे शरीर में थर्मोस्टेटिक रेगुलेशन सेंटर है। ये थर्मोस्टेटिक रेगुलेशन सेंटर 24 आवर शॉकअप के तरीका काम करता और ये हमें ठंडी से बचाता है। ये सारी मोडालिटी कॉज फंडामेंटलिस्ट क्या है और कॉज ऑकेजनलिस्ट क्या है ये हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिसिंग लिंक क्या है। वाइटल फोर्स इन डिसीज कैसा है? वाइटल फोर्स इन डिसीज अगर हम देखेंगे तो वाइटल फोर्स डिसीज में तो क्लिनिकल फीचर मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी चीज मैनिफेस्ट कर रहा है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हम फिजियोलॉजी में देखते हैं कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, मेरे अगर गले में अगर एक मच्छर चले जाता है यानिंग के वक्त तो मैं इमीडिएटली आई डेवलप अ कफ, सो दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। सो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जाते हैं शरीर में तो वहां पर लंग्स में जाते हैं, नाक में जाते हैं, फेफड़े में जाते हैं और नीचे में जाके फिर उसके साथ में वो कफ प्रोड्यूस करता है। अगर कफ ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन से आ रहा है, ट्यूबरकुलर टेंडेंसी है, अगर उसको दूसरी और प्लाथोरा है जो हम देखेंगे अगले स्लाइड में, तो ये हिसाब से उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी समय जा सकते जिस समय हम उसको दावत देते हैं, जिस समय हमारे को वो सेंसिटिविटी हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति कम होती है। ये वाइटल फोर्स इन डिसीज का है, ये हमें ढूंढना चाहिए। बॉडीली एलिमिनेशन क्या है? बहुत सारे समय यहाँ पर एंटीबायोटिक के रिएक्शन आ जाते हैं। एंटीबायोटिक के रिएक्शन है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं? मैंने खाया ब्रोंकोडायलेटर और मेरे को लैट्रिन लग गई है, तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर उसको है, उसकी अनदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम विथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके लिए अलग दवा है, चाहे वो पोडोफाइलम हो चाहे वो ये। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉनिक डिसीज के बारे में मैंने देखा है, हमें आइडेंटिफिकेशन ये प्रिंसिपल में करना है, ये इंटरमिटेंसी करना है, अल्टरनेटिव करना है, वन साइडेड करना है, मेंटल करना है, सर्जिकल, ये हम बोल चुके हैं। इंडिविजुअलिटी में देखना है, ड्रग पैथोजेनेसिस में देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे तो इसमें सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके क्या मैनिफेस्टेशन अस्थमा में आ रहे हैं। प्लाथोर, ये मैंने काम किया है, कम से कम 1,500 पेशेंट के रिकॉर्ड मेरे पास में है। ये सारा करने के बाद में मैं बता रहा हूं आपको कि प्लाथोरा क्या है, लिकोप्लेग्मेटिक क्या है, सैंग्वाइन टेम्परामेंट के क्या मैनिफेस्टेशन है, प्लेग्मेटिक के क्या है, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, और ये सारे मैनिफेस्ट करता है। इट बिकम needed or it needed and a workshop to ask me question every particular thing, but this will take a little time। और लिकोप्लेग्मेटिक क्या है, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होते हैं,
फिर सिस्टेमिक पैरामीटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में माइजाम में है, इसलिए माइजामेटिक डायग्नोसिस होना जरूरी है अस्थमा के लिए। यहाँ पर सिस्टेमिक पैरामीटर में वाइटल डिसीज, वाइटल फोर्स इन डिसीज, हेल्थ क्योर, फिर वाइटल ऑपरेशन क्या है, फिर वाइटल फंक्शन कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर वाइटल डायनामिक क्या है, फिर डायनामिक के साथ में वाइटल एनर्जी कैसे डिस्टर्ब हो रही है, वाइटल प्रिंसिपल क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, स्पिरिट लाइक फोर्स क्या है, ये असर्टन करना है हमें। इसके लिए यहाँ पर टेंडेंसी अगर देखा जाए, ये हमें असर्टन करना, आइडेंटिफाई करना है अस्थमा के लिए। इसमें हम देखेंगे तो बिलियस है, हिमोरेजिक है, फिर उसके बाद में रूमेटिक है, ग्लैंडुलर टेंडेंसी है। अस्थमा का पेशेंट हमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पर कि उसको लोअर 1/3 इसोफेजाइटिस हो, लोअर 1/3 सीए कैंसर हो गया करके, यूट्राइन फाइब्रोइड हो गया करके, फिर उसके साथ में फाइब्रोएडिमा ब्रेस्ट हो गया करके, बिकॉज दे रिक्वायर्ड वन पर्टिकुलर टेंडेंसी, एंड टेंडेंसी आदमी में है और आदमी माइजमेटिक डायग्नोसिस में है। इसलिए सोरा की कौन सी टेंडेंसी है कि जो हमें करता है, स्क्रॉफुलस है, कन्वर्सिव है। कन्वर्सिव पेशेंट कभी नहीं, नेवर रैन डाउन इन द अस्थमा, वो उसको बचपन से देखा जाए तो उसको बुखार आने की टेंडेंसी रहेगी, उसको नजला जुकाम नहीं होगा, जो मैंने क्लिनिकल फीचर बताया। सिफिलिटिक डायथिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी के बाद में डायथिसिस, सोरिक डायथिसिस, साइकोटिक डायथिसिस, सिफिलिटिक। नॉट ओनली दिस मच, मैंने जैसे शुरू में बताया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में मेटाफिजिकल क्या है, तो उसमें हमें सैंग्वाइन टेम्परामेंट के क्या लक्षण होते हैं, हिस्टेरिकल के क्या होते हैं, नर्वस, मेलेंकोलिक, क्लैथोरिक, क्लोरिक, बिलियस, साइक्लोथेमिक, हाइपोमैनिक, एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव, एडाक्वेट एंड इनएडाक्वेट। अब ये पेशेंट कैसे बोलता है, ये मैं इतने शॉर्ट में नहीं बता सकता हूँ। अगर मेरे को पूछेंगे कि ये मेलेंकोलिक है, नाउ ही विल सिट डाउन लाइक दिस, एंड if you ask 100 times, what is wrong with you, he never answer. He will be, you see, and these are the you see, intoxicated effect of the habits that we are going to see later on. अब यहाँ पर बोलने के बाद में स्लो इन वॉकिंग, ये केंट मेट्रामेडिका में दिया है। ये सिट्स, पेशेंट सिट्स विद द नी ऑन द hands on the head and the elbow on the chest, elbow on the knee. This position has been given. This never find it out in any investigation, whether you do MRI, CT scan, X-ray, or sonography. This will never come down in that picture. So therefore, this kind of the diathesis, you have to see these things. Sensitivity, मैंने बताया, disposition, predisposition, then indisposition, sensitivity, hypersensitivity, then idiosyncrasy and allergy. अभी हम अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसीज को देखेंगे तो डायनामिक सिम्टम्स कौन से है और मेटाफिजिकल सिम्टम्स कौन से है, तो उसको छींकें आना शुरू हो जाती है सुगंध से, उसको छींकें आना शुरू हो जाती है कुकिंग स्मेल से, उसको छींकें आना शुरू हो जाती है उसको ठंडे पानी शरीर पे सर पे गिरने से, उसको छींकें आना शुरू होती है गंध से। ये सारे सिम्टम्स कोई एंटीबायोटिक में नहीं है, ये सिर्फ होम्योपैथी में है, इसलिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब दूसरा सवाल ऐसा है कि ये सारी सेंसिटिविटी खाने के साथ में भी है। ये खाने के साथ में ऐसा है कि मैंने दही खा लिया, मैंने खट्टा खा लिया, मैंने आंवला खा लिया, मैंने नींबू खा लिया, पर मेरे को ये तकलीफ होती, पर मेरे को बहुत स्ट्रांग क्रेविंग है, नींबू होना, दही होना, अचार होना, खट्टा होना। सो इवैल्यूएशन कम्स, फर्स्ट ग्रेड मेंटल सिम्टम्स, फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स पर्टेन टू पेशेंट, ये सारे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं डिजायर एंड अवेक्शन में, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे रोमेटोलॉजी हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे फिर वो जेनेटिक हो, चाहे यहाँ पर रोमेटो ये हो। दीज आर दी थिंग्स थी। क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, ये माइजमेटिक इन्फ्लुएंस हमें निकालनी। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए, आया चीजें यहाँ पर ये डायथिसिस, अगर आप नीचे का कॉर्नर ब्लू कलर वाला देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा एम यानी माइग्राम, टी इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ क्रॉनिक डिसीज। हैनीमन साहब ने कोथेन में 13 साल लगाए नेचर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ क्रॉनिक डिसीज इन एन नंबर ऑफ द डिसीजेस, and this is the
कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग। अगर ये माइजाम है तो उसको थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज है। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिसीज है, प्रिंसिपल ऑफ, उसके बाद में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज है, और ये कारण है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉनिक डिसीज में क्या है? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेरियस इंटरमिटेंसी comes, whether it is rheumatic, whether it is any type of diseases। फिर उसके साथ में हमें ये आता है कि वंस अल्टरनेटिंग हो जाता है, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस स्किन डिसीज के साथ में क्यों होते हैं? बहुत सारे डिसीजेस अस्थमा के, रेस्पिरेटरी डिसीजेस के, ग्लैंडुलर या कैंसर के साथ में क्यों नहीं होते? ही लैंडेड डाउन टू ओनली कार्सिनोजेनिक लंग्स, but after the heavy treatment which has been come, and then lastly come, if he would have taken a homeopathic drug, अगर ये आदमी रेस्पिरेटरी डिसीज अस्थमा का पेशेंट अगर हमसे होम्योपैथी से दवा लेता था, तो प्रिवेंटिव, प्रोस्पेक्टिव, क्यूरेटिव, ये 3 दवा हम दे सकते थे। वो चाहे एक्यूट, इंटरकरेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भाषा में हम दे सकते थे, और ये सारा मटेरिया मेडिका में दिया है। इसलिए थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस में एक्यूट एंड क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन है। क्रॉनिक डिसीज अगर उसमें देखोगे नीले साइड में, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। अब अल्टरनेशन कहां पर है? इंटरमिटेंट, वो 100 साल आएगा, 50 साल आएगा, 20 साल आएगा, इंटरमिटेंट होते रहेगा, पर अल्टरनेट नहीं होगा। सो दिस इज बेस्ट पोजिशन फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव दिस काइंड ऑफ इंटरमिटेंट ड्रग्स। अब वो केंट रेपर्टरी में बताया है, और वो केंट रेपर्टरी में अगर तुम जाओ तो वहां पर पता चलता इंटरमिटेंट, और वो जनरलिटी में भी पता कर सकते हो, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कर सकते हो, कफ में कर सकते हो, यूरिन में कर सकते हो, एक्सपेक्टोरेशन में कर सकते हो, बुखार में कर सकते हो। एंड द थिंग्स इज क्लिनिकल फीचर के साथ साथ में हम इंटरमिटेंसी ब्रेक करने के लिए जो एंटीबायोटिक में नहीं है। अल्टरनेटिंग डिसीज में अल्टरनेट एक्यूट टू एक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को खांसी है, बच्चों को यहाँ पर नजला जुकाम है, पर उसके साथ में उसके बटक्स पर रिंगवर्म्स आ रहे हैं, ये हमने देखा है। उसके साथ ये सब जने देख सकते हैं, सिर्फ हमने नहीं देखा, सब जने देख सकते हैं। बट यू शुड कीप आई ओपन एंड सी। यहाँ हमें नजदीक का नहीं देखने का है, फार ऑफ का देखने का है। तो अल्टरनेट कहाँ हो रहा है? एक्यूट टू एक्यूट में, रिंगवर्म भी। और वहां पर अगर माता जी को पूछो तो वो बोलती कि इसको दमा होने के बाद में, इसको खांसी होने के बाद में पहले बुखार आता, फिर खांसी होती, और फिर उसके साथ में उसको वो निकल जाने के बाद में उसको खिचली आती, और दोनों बटक्स रहती। थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ये अल्टरनेटिंग डिसीज एक्यूट टू क्रॉनिक बन जाता, इंटरमिटेंट नहीं होता है। इंटरमिटेंट वो जिंदगी भर इंटरमिटेंट रहेगा, वो अल्टरनेट नहीं होगा। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ क्रॉनिक डिसीज में हैनीमैन साहब ने बताया है। इसलिए अस्थमा के साथ में फोकस करना है कि इसको अल्टरनेटिंग क्या हो रहे थे, इसको क्रॉनिक टू क्रॉनिक क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पर उम्र बढ़ जाती है, मैंने बता दिया कि 40 से 50, 25 से 50 साल की उम्र में वो हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाता है, तो प्लाथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। वो यहाँ पर मोटापा, ओबेस ओबेस हो जाता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। फिर उसके साथ में क्रॉनिक टू क्रॉनिक हो रहा, तो अस्थमा वैसा ही है, पर वो दूसरी बाजू में ये बीमारियां कर रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि तुम मोटे होने की वजह से तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसको कैल्कुलस पर क्यों नहीं हो गया, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों नहीं हो गया, उसको लंबर कैनल स्टेनोसिस क्यों नहीं हो गया, उसको सर्वाइकल स्पाइन क्यों नहीं हो गया, उसको फ्यूजन क्यों नहीं हो गया लंबोसैक्रलाइजेशन का? दिस इज बिकॉज दैट हैनीमैन हैज गिवन chronic changes to chronic, and therefore the medicine which has been given, we going to see that। यहाँ पर मानसिक तकरार भी है। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत महत्व की है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने एकदम शुरू में बताया था कि सिर्फ क्लिनिकल फीचर एसेंशियल, ये सारे क्लिनिकल फीचर से 22, सिर्फ इसमें एक एयर हंगर है, जो बच्चा रात को उठ के बाहर भागता है, और सैम्बुकस नाइग्रस ये मेडिसिन उसके लिए है। अगर वो खांसी, कफ, ये जो क्लिनिकल फीचर है रात को 3 बजे आते हैं, तो वहां पर आर्सेनिक कालिकार भैया हम देखेंगे आगे चल के। ये क्लिनिकल फीचर की जब मोडालिटी लगाओगे तो इंडिविजुअलिटी निकालोगे, इंडिविजुअलिटी निकालोगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये तुम्हारे एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होने हैं। ये उसको रात को 3 बजे आने वाले, उसका पैथोलॉजी का कारण कुछ भी हो, लेकिन ये दिस
2 मेडिसिन विल बी क्योर, चाहे वो एंटीमटाट हो, चाहे कार्बोवेज हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे आर्सेनिक और कार्बोवेज हो, चाहे उसको ये आर्सेनिक काली कार्बो काली आयोडाम हो, वगैरह वगैरह। तो ये 22 लक्षण हमने दे बताया है। सिम्टम्स एंड साइंस लुक फॉर, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये ये स्लाइड में दिख रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पैराडॉक्सियल this kind of the symptoms have been observed provided if you have hospital। ये पल्स होता है, एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एग्जर्ट करते, जो मैंने अभी करके बताया है। मार्क हाइपर इंफ्लेमेशन ऑफ थोरैक्स, अगर यहाँ देखोगे तो उसकी छाती सुकड़ जाती है, पिजॉन चेस्ट नहीं है पर छाती सुकड़ गई है, और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन आ रहे हैं। यूज एक्सेसरी मसल्स, पल्स देखो तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसीज को स्ट्रेस हो रहा है, परमानेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आ रहा है करके मसल्स आ रहे हैं, करके खांसी आ रही है, एक्सपेक्टोरेशन नहीं कर सक रहा है। इसके लिए हमारे पास काली बायोक्रोमिकम भी है। स्टिंगी एक्सपेक्टोरेशन है, जो तार टूटने वाले हैं, ये कोई एंटीबायोटिक में नहीं है, ये हमारे ऑर्गेनन में, मेट्रा मेडिका में और रेपर्टरी में बताया है, ये हमें देखना है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट की क्लिनिकल फीचर दी है, ड्राउजीनेस, उसको नींद आती है, ऐसा बैठता है। This kind of things come up. Now, one symptom has been given, he support the larynx by thumb while coughing, because he cannot expectorate. This is in the repertory of the Kent. Support the larynx by cough while coughing. This is the symptom. और ये symptoms कोई भी एंटीबायोटिक में नहीं है, ये इंडिविजुअल पेशेंट में नहीं है, ये अस्थमा के हर एक पेशेंट में नहीं है। कंफ्यूजन है, एक्सटेंसिव रोंका है, फिर उसके साथ में साइलेंट चेस्ट है, साइनोसिस है कि चेहरा बिकम साइनोस और लिप्स बिकम साइनोस, उसको रेस्पिरेशन कम मिला है, तो उसके लिए ऑक्सीजन देना, या तो फिर एम्ब्यूबाग लगा के देना, या तो फिर वो यहाँ पर वेंटिलेटर डालना, ये नहीं है, ये हो नहीं सकता है। उसके लिए इन्वेजिव मेथड वापरने की जरूरत नहीं है, जो शरीर को घातक है वो वापरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास की दवा दो एंड सी द मिरेकल्स, पर प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में ये मिस ना करो। ये पल्मोनरी PEFR दिया है, उसके डिटेल्स यहाँ नहीं दिए हैं क्योंकि वो एज रिलेटेड होते हैं। ये डिसीजन रिगार्डिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन इज टेकन। अब यहाँ पर कैसा है कि हमने 3 चीज पेशेंट को ठीक करना है, या वो आगे के स्लाइड में, माइल्ड एपिसोड, मॉडरेट एपिसोड, हाई रिस्क पेशेंट और हाई रिस्क बट क्रॉनिक बट नॉट हाई रिस्क। ये 4 वेराइटीज के पेशेंट है जिसके हम मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन क्लिनिकल फीचर प्रिफरेंशियल जो मैं बोल चुका हूं, यहाँ बोलना जरूरी है, एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है और एक एमुलेटिंग फैक्टर है। ये एग्रेवेटिंग फैक्टर में यहाँ दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को इंडिविजुअलाइजेशन कर सकती है, इसको ड्रग पैथोजेनेसिस कर सकती है। सिम्टम्स ऑफ डॉक्टर धोले, हमारे पास में केवल अब 3 मिनट बचा है। बस बंद करता हूं। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बोलना है डायग्नोस्टिक फीचर के साथ में, मिसिंग। नेक्स्ट ये बताना जरूरी था। ये देखो, मैनेजमेंट अगर हमको करना है तो माइल्ड एपिसोड, मॉडरेट एपिसोड, हाई रिस्क पेशेंट एंड क्रॉनिक बट नॉट हाई रिस्क। चलो आगे चलो। यहाँ पर कौन सी ट्रीटमेंट देना है हमें, पैलिएटिव किसको देना है, ये चारों बीमारी है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, उसमें पैलिएटिव कब देना है, प्रमोटिव कब देना है, प्रोस्पेक्टिव कब देना है, रिहैबिलिटेटिव कब देना है और क्यूरेटिव कब देना है। नेक्स्ट, यहाँ माइल्ड एपिसोड कैसे, एग्जामिनेशन में क्या क्या सिम्टम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करोगे और मैनेजमेंट कैसा करोगे, ये यहाँ पर दिया है। ठहरो स्लोली गो। माइल्ड एपिसोड के इसमें हिमेटोलॉजिकल करने का है, रेडियोलॉजिकल करने का है, ब्रोंकोस्कोपी करने का है, क्या दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रीटमेंट एंड चॉइस ऑफ द ड्रग्स कौन से करने हैं माइल्ड एपिसोड के लिए। माइल्ड एपिसोड के लिए आप देखोगे तो वहां पैलिएटिव देने का है। अब पैलिएटिव यानी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स,
वो तुमको ठीक कर देता है। और फिर लगे तो इंटरमिटेंट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल दो और बाकी के ड्रग दो। फिर पैलिएटिव के बाद में, पैलिएटिव में हमें सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर नहीं, इंटरमिटेंसी देखने का है। पैलिएटिव के साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल देखना है और पैलिएटिव के साथ में मैथमेटिक सिम्टम्स देखना है। ये तुम निकालो एंड सी द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। नेक्स्ट। प्रायोरिटी टेस्ट। अब मार्क्सी स्लाइड दा ये, हाँ मार्क्सी स्लाइड, हाँ ये प्रायोरिटी चॉइस ऑफ ड्रग में हम कौन से देख रहे हैं। अगर आप देखोगे कॉर्नर में राइट साइड के, तो यहाँ पर पैलिएटिव ड्रग में सिम्टम्स पर्टेन टू पेशेंट, क्लिनिकल फीचर तो है ही उसमें, सिम्टम पर्टेन टू डिसीज एंड सिम्टम्स पर्टेन टू कॉन्स्टिट्यूशनल। जो मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टिव देने का है, पैलिएटिव देने का है और ये यहाँ पर इंटरकरेंट देना है। तो इसके कौन से देने के है और उसका रीजन क्या है वो तुम आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर दूसरी वेराइटी है मॉडरेट एक्सप्रेशन की। सेम बताया है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन क्या करना है, उसके सिम्टम सेम ही बताया है, उसके सिम्टम सेम ही बताया है, चाहे वो हचिसन में हो, चाहे गोला वाला में, चाहे कोई भी हो। तो सिम्टम्स के साथ में इन्वेस्टिगेशन, ये मॉडरेट एपिसोड में क्या करने का है। अब यहाँ पर तीसरा भाग जो है मैनेजमेंट का, इफ इलनेसेस इज सिंस 3 to 4 months, ये पढ़ लेना, उसमें कौन सी दवा देनी है। उसके बाद में मॉनिटर पिच एक्सपिरेटरी फ्लो रेट करना है, इनहेल्ड नेबुलाइज। अब नेबुलाइजर में क्या करने का है कि मेनी टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट, बहुत बार ऐसी डिफिकल्टी आती है कि पेशेंट दवाई गोली खा नहीं सकता, तो एक स्प्रे की बॉटल लीजिए और उसमें डाल दीजिए, जो तुम दवा डाल रहे हो उसको स्प्रे बताइए, चाहे वो जबान को लगे, चाहे वो ओठों को लगे। डॉक्टर धोले आप क्लोज कीजिए क्योंकि सेशन हम लोग का, हाँ जी सेशन बंद। चलो ठीक है, कोई हरकत नहीं। ये प्रश्न विचारता है, प्रश्न विचारता है तुम्हाला। ओके, बोलिए बोलना। go ahead. I have a very good, before we go with this, इसमें हाई रिस्क पेशेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो ये कॉपी करके। डॉक्टर धोले, आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा था। और चूंकि हम लोग के पास में समय नहीं है इसलिए हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। आप इसको अगर अंग्रेजी में भी देंगे तो अगला सेशन में आपके लिए एक तो अंग्रेजी आपसे बात कर लेता हूँ, अंग्रेजी में भी दे दीजिए, ठीक है ना। मैं आपसे टेलीफोन पर मैं बात करके आपसे, मैंने भेजा है आपको, मैंने आज ही भेजा है, मैं बात कर लेता हूँ। कोई भी भाषा में पूछ। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, बहुत बढ़िया से जानता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। एंड अंकिता जी, नाउ द टाइम इज अप, so you can change the meeting. यस सर, थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए और हम सभी को इतने अच्छे से अस्थमा जैसे टॉपिक को समझाने के लिए। मैं IFPH के हिंदी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और इसी के साथ में 7 बजे से 8 बजे तक का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है और मैं इसके बाद के 8 बजे से 9 बजे तक होने वाले इंग्लिश सेशन के लिए धनेश सर को हैंड ओवर करती हूँ माइक।